हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे और अभी तक हमने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 प्लस इसके शॉर्ट नोट्स भी हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश और इसके बाद अगला टॉपिक आवास एवं अनुकूलन और अगला टॉपिक इसमें दिया गया है विभिन्न आवासों की यात्रा, हमारे आसपास के जीव और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। अब इसमें ये बताया जा रहा है पहेली और बूझों के माध्यम से, मतलब बच्चे गए हैं छुट्टियाँ मनाने और वहाँ पे कई चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि ऋषिकेश में गंगा नदी देखें, फिर हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ क्या थी, बहुत ठंड थी। फिर पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष को देखे और राजस्थान की भी यात्रा की जहाँ पर उन्होंने ऊंट और उष्ण मरुस्थल को भी घूमे। फिर नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे देखे, राजस्थान में ये सब देख रहे हैं। फिर पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और कुछ बहुत ठंडे थे और कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे, सजीव वस्तुएं थी। ठीक, आगे दिया गया है सजीव एवं उनका परिवेश। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भी भिन्न थे। क्रियाकलाप फर्स्ट। इसके बाद अगला टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन। अब आवास और अनुकूलन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल मतलब कि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है और मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक, ऊंट एवं उनका परिवेश। यहाँ पर हमने क्या देखा, समुद्र और मरुस्थल किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है कि ऊंट, फिर इन दोनों में डिफरेंट बताया जा रहा है कि कैसे ऊंट जो है वो मरुस्थल में जीवित रहता है और मछली जल में। तो बताया जा रहा है कि ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है और ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे अधिक दिनों तक रह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है मछली की। तो मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है जो कि हमने आगे के चैप्टर में भी देखा था। फिर उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायक होते हैं। मछली के गिल होते हैं मतलब क्लोम, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। ठीक है, फिर आगे दिया जा रहा है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे क्या बोला जाता है, अनुकूलन। फिर विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं।
किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास का स्थान। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप में रह सकते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम पर्यानुकूलन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदान क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं और यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल। हमने अभी तक ऊंट के बारे में देखा था कि वो मरुस्थल में कैसे रहता है, क्या कारण है, लेकिन अब हम अन्य जंतुओं एवं पौधों को भी देखते हैं कि वो मरुस्थल में कैसे रहते हैं। तो देखिए, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट, चूहे और ये सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। अब कुछ पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं जैसे नागफनी हो गया। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं और कुछ पौधों में पत्तियां जो है वो कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। जैसे नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका क्या है, तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसमें होता है, तने में होता है। ठीक, तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, विभिन्न आवासों की यात्रा में नंबर 1 हमने मरुस्थल को देखा। अब हम आगे चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र पर। ये आवास सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्या है, पहाड़ी तेंदुआ, याक और ये पहाड़ी बकरी। सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं क्या, वृक्ष, पर्वत के वृक्ष। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है।
अब पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जंतु जैसे पहाड़ी तेंदुआ, याक और ये क्या है, पहाड़ी बकरी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है और पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं या बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। और पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। फिर थर्ड क्या है, घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग शेर और हिरण को देखेंगे। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। इसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। शेर और ये हिरण जिससे शिकार को पता नहीं चलता और चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। फिर दूसरा जंतु है हिरण, जो वन या घास स्थल में रहता है और पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपनी शिकारी शेर जैसे जंतु जो हिरण को शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं और हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत से विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ जलीय आवास को, जिसमें नंबर 1 है समुद्र। अभी तक तो हमने समुद्र में जैसे मछली को देख लिया है, आगे हम देखेंगे जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस। कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। अच्छा, स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं और जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं। लेकिन डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात क्षेत्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तालाब एवं झील। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं और कुछ आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है और कुछ पूर्णतः जलमग्न होते हैं। आगे मेंढक के बारे में बताया जा रहा है कि मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाता है या तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है और इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, छलांग मारने एवं शिकार पकड़ने में जो सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। अगला टॉपिक है हमारे आसपास के जीव। अब यहाँ पर जो है सजीव और निर्जीव में अंतर को बताया जा रहा है, जैसे कि मेज, कुर्सी, पत्थर, ये सब एक निर्जीव चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। और वहीं जैसे हम मनुष्य हो गए, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गिलहरी, ये सब क्या है, सजीव जीव हैं। फिर अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, अब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है निर्जीव और सजीव में। आगे दिया जा रहा है कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। और सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है?
बिल्कुल होती है। जैसे जो जंतुओं के बच्चे होते हैं वो वृद्धि कर वयस्क बन जाते हैं। हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शिशु से कब एक व्यक्ति वयस्क बन जाता है ना, धीरे धीरे। तो ये वृद्धि तो ही हो रही है, और एक चूजा वृद्धि कर वयस्क हो जाता है। तो सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तभी इसमें डिफरेंट ही हो पाता है सजीव और निर्जीव में। केवल कुछ लोगों में श्वसन लेने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे केंचुआ को देखें तो केंचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है, और मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है ना, और जिनकी सहायता से वह जल में विलीय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। और हम मनुष्य जो है श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। ठीक, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? अभी उद्दीपन क्या होता है, देखिए, जैसे अभी हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे कोई कांटा या फिर कोई नुकीला पत्थर आ जाता है, तो फिर हमारी क्रिया उस समय कैसे होती है। साथ ही जब हम कई अच्छे अच्छे पकवान को देखते हैं तो फिर हमारा मतलब मन कैसे होता है। ये सब क्या है, जो हम अनुक्रिया करते हैं किसी चीज़ को देख करके, या फिर हमारे साथ अचानक जब कोई चीज़ घटित होती है तो वो क्या है, इन सभी परिवर्तनों को उद्दीपन बोला जाता है। आगे दिया जा रहा सजीवों में उत्सर्जन। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो पक्षी अंडे देते हैं, फिर नवजात स्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम मनुष्य में भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम पौधे का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बीज जो है नया पौधा बन जाता है। फिर क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो हम मनुष्य और भी कई जंतु ये सभी गति करते हैं, लेकिन पौधा जो है ये गति नहीं करता। ये भूमि में जकड़े रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते रहते हैं। आगे दिया जा रहा है कि फिर जीवन है क्या, क्वेश्चन है। तो हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन कितना सुंदर है। ठीक है, और प्रमुख शब्द क्या क्या हमने देखा? अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन और उद्दीपन। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ गया है क्या क्या है, उन सभी को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब हम देखते हैं सारांश को। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय और जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने देख लिया है ऊपर। फिर विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। और सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग बताइएगा। मैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।